नूह हिंसा में दर्ज 3 मामलों में जोड़ी गई यूएपीए की धारा, आरोपियों में दहशत का माहौल। बीते साल 31 जुलाई को नूह में शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में दर्ज 3 केसों में करीब 6 महीने बाद गैर कानूनी गतिविधियां निषेध कानून की धारा जोड़ी गई है। इससे जहां आरोपी पक्ष में दहशत का माहौल है, तो आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नूह हिंसा में दर्ज 3 एफआईआर में करीब 6 महीने बाद यूएपीए की धारा जोड़ी गई है, जिनमें 2 मुकदमे नूह शहर थाना जबकि 1 सदर थाने में दर्ज हुआ था। इनमें 2 मुकदमों में 2 होमगार्ड व 1 बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या से जुड़े हुए हैं, जबकि एक मामला नूह साइबर थाना में भीड़ द्वारा हमला करने का है। यूएपीए जैसी गंभीर धारा जुड़ने से जहां आरोपी पक्ष और उनके परिजन बेहद भयभीत हैं। नूह हिंसा के मामलों में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ताहिर हुसैन देवड़ा रमजान चौधरी एडवोकेट ने बताया कि पुलिस ने 6 महीने बाद जांच पूरी होने, चालान पेश करने के बाद 3 केसों में एफआईआर नंबर 253, 257 ये शहर थाना की एफआईआर है और एफआईआर नंबर 401 सदर थाना नूह की एफआईआर है। इन 3 एफआईआर में यूएपीए की धारा जोड़ी गई है। ये बेहद सीरियस मामला है। कम से कम उम्र के तथा फांसी की सजा तक हो सकती है। जो लोग जमानत करा चुके हैं उनकी जमानत रद्द करने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाएगी और उसके बाद कोर्ट में बहस होगी। बिना कोर्ट के ऑर्डर के उन लोगों को हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा। ये सेंट्रल एक्ट है, इसके लिए केंद्र से भी इजाजत मांगी जाएगी। अधिवक्ता ने बताया कि ऐसे संगठन पर यह धारा लागू होती है जिसको सरकार ने बैन किया हो। अगर उसके बावजूद भी इस तरह की गतिविधियां मिलती हैं तो उनके खिलाफ यूएपीए की धारा लगाई जाती है। इस तरह के केस में ये धाराएं जोड़ना सरासर गलत है। अधिवक्ता ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, पूरी मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता ताहिर हुसैन ने कहा कि कौम को डराने की कोशिश की जा रही है, झूठे केसों में लोगों को फंसाया गया है। बता दें कि नूह हिंसा के दौरान करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हुई थी। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। दर्जनों वाहन आग के हवाले कर दिए गए। हिंसा मामले में नूह पुलिस ने पूरे जिले में करीब 61 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें 350 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। एक जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 100 से अधिक आरोपियों की जमानत भी हुई है। इस हिंसा के लगभग सभी मामलों में पुलिस की ओर से आरोप पत्र पहले ही दाखिल किए जा चुके थे। ऑर्डर पास करेगी कि बेल कैंसिल की जाए या नहीं की जाए, अदरवाइज तो इनको अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस इन ऑफेंस में भी बिना कोर्ट ऑर्डर। तो सर किस तरह से क्या दोबारा केस खुल जाएगा? अभी प्रोसीजर ये है कि इनकी इन्वेस्टिगेशंस कुछ पेंडिंग थी। अब जिन पेंडिंग थी तो इन्होंने ये सेक्शंस लगा दिया है। अब जो लोग इसमें बेल आउट हो गए उनके लिए कानून ये है कि जो लोग बेल आउट हो गए उन सेक्शंस में मर्डर 302 में 307 वगैरह में उसमें ये एप्लीकेशंस लगाएंगे कैंसिलेशन बेल की, बेल को कैंसिल कराने के लिए। और फिर कोर्ट दोनों पार्टीज को सुन करके फिर अपना फैसला करेगी कि बेल कैंसिल की जाए या नहीं की जाए। वो कोर्ट हैज एम्पावर टू पास एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर। सर जहाँ तक बात की जाए, ये जो केस अब लगाई गई है धारा, क्या पहले लग सकती थी, अब लगाई है, क्या कुछ मामला है? देखिए बहुत संगीन धाराएं हैं और इस तरीके के ये जो केसेज हैं ये जो धाराएं हैं ये धाराएं तब तक नहीं लगाई जा सकती तब तक कि इसकी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से ना ली जाए, क्योंकि विद परमिशन ऑफ ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट स्टेट जो है ना सेंट्रल एक्ट में एप्लीकेशन देगा, वहाँ पर वो अलाउ होगी तब जा करके वो किसी पर ये ऑफेंसेस इम्पोज हो सकते हैं। अदरवाइज तो हो ही नहीं सकते। पहले यानी कि इनको पहले सैंक्शन लेनी पड़ेगी, सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन। और हमें ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने ये सैंक्शन बीच में नहीं ली है, क्योंकि ये अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ है ऑफ प्रीमिस एक्ट ये यूएपीए ये बहुत हीनियस ऑफेंसेस है। और ये ज़्यादातर जो ये लगाए जाते हैं ये वो जो अनलॉफुल एसोसिएशंस हैं, जो ऐसी जो तंजीमें हैं, जैसे सिमी एक तंजीम है, जैसे बब्बर खाल से एक तंजीम है। इस तरीके से तंजीम जब सरकार को लगे कि भाई कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, यानी कि गैर कानूनी एक्टिविटीज़ कर रही हैं,
जिससे देश में देश के अंदर और देश के बाहर वो देश के खिलाफ कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो ऐसी एसोसिएशंस को वो पहले उन पे बैन लगाते हैं और बैन लगाने के बाद में फिर यूएपीए का उस पर इम्पोज करते हैं। एक बहुत क्लियर मैं बता दूं कि यूएपीए की जो धाराएं हैं या यूएपीए में जिस आदमी को बुक किया जाएगा, जिस आदमी को अरेस्ट किया जाएगा, यूएपीए उन्हीं आदमियों के खिलाफ बनेगा जो किसी ऐसी एसोसिएशन जो सरकार ने बैन की हुई हो, अनलॉफुल एसोसिएशन जो सरकार ने बैन कर रखी हो, और वो आदमी उस एसोसिएशन के लिए काम करता हो, उस एसोसिएशन का हिस्सा हो, उस एसोसिएशन के लिए फंडिंग करता हो, उस एसोसिएशन को एक्टिविटीज़ करता हो, उन्हीं आदमियों पर ये ऑफेंसेस इम्पोज हो गए। अदरवाइज ये ऑफेंस इम्पोज आम आदमी पर इम्पोज नहीं हो सकते। यानी फिर मैं आपको बता दूं, ये ऐसी धाराएं हैं, इन धाराओं में उसी आदमी को पुलिस अरेस्ट कर सकती है जो आदमी उन एसोसिएशंस, उन संस्थाओं के सदस्य हैं, उन संस्थाओं में काम करते हैं, उन संस्थाओं में फंडिंग करते हैं, जो संस्थाएं सरकार ने बैन कर रखी हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे सिमी एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बब्बर खालसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी इन्होंने एक मुस्लिम वो स्टूडेंट्स एक एसोसिएशन वो भी इन्होंने बैन की है। तो अब बात ये रही कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी एसोसिएशन थी जो एसोसिएशन इस तरीके के काम कर रही थी, लोगों को इकट्ठा कर रही थी और वो फंडिंग कहीं से हो रही थी? तो अभी तक 6 महीने की जांच में या उससे पहले भी, या आज तक का जो इतिहास है मेवात का, आज तक इस मेवात का कोई आदमी किसी ऐसी एसोसिएशन से कोई नहीं जुड़ा है जिस एसोसिएशन को सरकार ने बैन कर रखा हो। इन धाराओं के लगने से क्या केस कमजोर हो जाएगा या फिर क्या होगा? नहीं, देखिए 2 चीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सेक्शन लगा दिया तो हम ऐसे ही चुप बैठेंगे। ये बहुत टेक्निकल केसेज होते हैं। इन केसेज को लगाने के लिए सबसे पहले आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी पुलिस को, और सैंक्शन लेने के बाद में तब वो उसमें इम्पोज करेंगे उस पर, तब जा करके कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेगी। कोर्ट तब तक किसी केस में कॉग्निजेंस नहीं ले सकती किसी भी आदमी के खिलाफ, किसी भी एक्यूज के खिलाफ, तब तक के सरकार से उसकी सैंक्शन ना ली गई हो। तो कोर्ट हैज नॉट empowered टू टेक एनी कॉग्निजेंस अगेंस्ट एनी पर्सन। तो इस केस में अब ये देखेंगे कि इन्होंने कोई सैंक्शन ली है भी है, नहीं भी ली है, वो फिर कोर्ट में जाएंगे, तब हम उसका देखेंगे कि भाई इस तरीके से कुछ हुआ है, इन्होंने किया है, ये नहीं किया है। आप इन केसों के वकील हैं, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, सरकार और जो मौजूदा सरकार है वो खासकर एक सोचे समझे प्रोपेगेंडा के तहत लोगों में डर और भय का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से 31 तारीख को इन लोगों ने दंगा कराए और उन दंगों का जिस तरीके से खुलासा हुआ कि ये बैकफुट पे जिस तरीके से सरकार गई कि ये बैकफुट पे जिस तरीके से सरकार गई कि ये जो दंगे थे ये सरकार का प्रायोजित दंगे थे, ये साबित हो चुका था और चारों तरफ से सरकार की थू-थू हो रही थी। उसको खींच को मिटाने के लिए और दूसरे जो हमारे भाई हैं उनको एक तरह से संजीवनी देने के लिए ये सरकार इस तरीके से कर रही है कि ताकि लोगों को डर और भय बना रहे और दूसरे लोग उससे एक तरह से खुश हो रहे हैं। तो अदरवाइज तो हम देखेंगे अभी जो हमने जो लग रहा है कि यूएपीए तो कोई कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि यूएपीए इन केसेस में अटैक्ट होता हो। यूएपीए एक ऑफेंस अटैक्ट नहीं होता इन केसेस में, क्योंकि कोई भी अभी जितने भी इन्होंने 400 साढ़े 400 एक्यूज अरेस्ट किए हैं और खासकर जो 401 में 18-20 के आसपास एक्यूज इन्होंने अरेस्ट किए हैं और 257 में इन्होंने 8-7 करे हैं, 253 में इन्होंने 5-6 करे हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने जिनको अभी तक जो प्रोमा फेसाई जो एविडेंस पुलिस ने जो इकट्ठी करी है वो कहीं भी अनलॉफुल असेंबली तो हो सकती है, अनलॉफुल असेंबली तो ये कि 5 आदमी इकट्ठे हो गए जाकर के कोई अटैक कर दे, लेकिन अनलॉफुल एसोसिएशन का अभी तक कहीं कोई इस तरीके से नहीं आया है कि भाई मेवात में कोई इस तरीके की एसोसिएशन चल रही हो, ऐसी कोई तंजीम चल रही हो जो सरकार ने बैन कर रखी हो। तो ऐसे अभी तक तो कुछ है नहीं। तो इसमें हमें पूरा यकीन है कि और अदालतों पे हमें भरोसा है, क्योंकि सरकार तो हमारे खिलाफ है, इलाके के खिलाफ है, इस कौम को टेरराइज करना चाह रही है।
लेकिन हमें पूरा यकीन है अदलिया पर, अपने कानून पर, हमारी अदालतों पर, कि अदालतों में हम ऊपर वाले ने चाहा तो इंसाफ लेकर रहेंगे। और जिस तरीके से अदालतों में अभी तक भी इनका भंडा फूटा है, और अदालतों ने जिस तरीके से बेल दी है, जिस तरीके से झूठे लोगों को इन्होंने फंसाया इन केसेज में, और जिस तरीके से जो लोग 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, यहाँ तक कि 1000 किलोमीटर दूर दूर थे उस दिन जिस दिन ये दंगा हुआ है, उन लोगों को जिस तरीके से इन्होंने राउंड अप करके जेलों में डाला, फिर उनकी कॉल डिटेल सर, लोकेशन सर, उनकी सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई, और कोर्ट ने ये माना कि पुलिस ने इस इलाके के साथ और इन लोगों के साथ बहुत गलत किया है, लोगों को गलत फंसाया है, इसीलिए लोग इन केसेस में अदालतों ने बेल दी है। तो हमें पूरी उम्मीद है अदालत से, पूरी हमें न्याय से हमें पूरी उम्मीद है कि ये यूएपीए की जो इन्होंने जो सेक्शंस जो लगाए हैं, ये नहीं टिक पाएंगे, और इनको किसी भी तरीके से ये साबित नहीं कर पाएंगे। नो हिंसा मामले में कुछ केसों में यूपीए की धाराएं जोड़ी गई है। ये कौन सी धाराएं होती है, कितनी ये कैसी धाराएं हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने केसों में ये लगाई गई है? देखिए, यूएपीए एक बहुत संगीन धारा है, चूँकि ये आम तौर पर जो गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं उसको रोकने के लिए लगाई गई है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या देश को किसी तरह की हानि पहुंचाने के लिए अगर कोई कार्य कारित करता है तो उसके ऊपर यूएपीए लगता है। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इसका 1967 में ये कानून बनाया था, और 2019 तक इनके 3-4 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ये एक संगीन धारा है, और संगीन धारा के तहत अगर इसमें गिरफ्तारी होती है तो 1 साल तक मजिस्ट्रेट इसमें जमानत लेने का प्रावधान नहीं है। और यहाँ तक कि 1 साल के बाद भी एक बोर्ड, रिवोल्यूशनरी बोर्ड होता है, वो बोर्ड को पावर होती है कि 1 साल में भी जमानत हो कि ना हो, केस उनको रेफर होता है, वो उसकी पावर को और बढ़ा देते 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो ये बहुत संगीन धारा है और संगीन जुर्म के लिए लगती है। किस तरह का ये केस हो सकता है इस धाराओं को जुड़ने से? देखिए, अभी तक जो तहरीर है उसके हिसाब से यूएपीए इन केसेस में मेड आउट नहीं होती, लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार ने, जिला पुलिस प्रशासन ने इस धारा को जोड़ा है, उसमें एक साजिश की बू नजर आती है। क्योंकि चुनाव है, अभी लोकसभा का चुनाव है मार्च, अप्रैल, मई, जून में, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। आम तौर पर लोगों की जबान बंद करने के लिए या किसी लीडरशिप को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए कि वो मजीद किसी तरह का प्रोटेस्ट ना करें, आवाज ना उठाएं, उसकी वजह से इन धाराओं को ऐड किया गया है। और इन धाराओं से जो इस मुकदमे पे जो असर पड़ने वाला है, अभी चूंकि चालान सबमिट हो चुके हैं, 3 केसेस में इनको लगाया है, तो जिन 3 केसेस में चालान सबमिट हो चुका है उसमें अगर पुलिस चाहे तो, अब पुलिस के पास एक स्पेशल पावर आ जाती है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चाहे, दरखास्त लगाए कोर्ट को, तो किसी भी दोषी को जिसकी जमानत हो चुकी है उसको वापस उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले सकती है प्रोटेक्शन पर। और उसके तहत अगर उसको परमिशन मिल गई तो उसको यूएपीए लगाकर उसकी जमानत दोबारा करवानी पड़ेगी, और ये डिस्क्रेशन है जज को कि वो उसको जमानत दे या ना दे। और कई बार जज को भी पावर नहीं होती तो 1 साल तक जमानत लगाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा हथियार, एक बड़ा मतलब संगीन जो है धारा लगा दी है, और इसमें सरकार की और पुलिस प्रशासन की बदनीयती है। मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ हमारे मतलब जो निर्दोष समाज है उसको आवाज उठानी चाहिए, और यहाँ के नेताओं को और जो विपक्ष है उनको आवाज उठानी चाहिए। और इस तरह के संगीन जुर्म की धारा लगना इलाके में एक दहशत और खौफ का जो माहौल है, और जिस तरह से हमारे पास फोन आ रहे हैं और जिस तरह से एक सुगबुगाहट है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, उस चीज के लिए लोगों को बात करने की जरूरत है यहाँ के पुलिस प्रशासन से और सरकार से। सर, जहाँ तक बात की जाए, नो हिंसा को तकरीबन 6-7 महीने बीत चुके हैं। क्या ये धारा पहले लग सकती थी, क्या बाद में लगाई जाती है, क्या इसका प्रावधान है? देखिए, जिस तरह से तहरीर दी गई है और उस एफआईआर के कंटेंट्स हैं, उसमें कहीं भी इसमें यूएपीए मेड आउट नहीं होती। उसमें न पहले लगती है न अब लगती है। चूंकि
उसके लिए स्पेशल तहरीर, ऐसे सबूत होने चाहिए लिखित में भी, या उसके खिलाफ एविडेंस ऐसी आनी चाहिए कि इस ऐसी चीज से, यानी ऑफिशियल कोई एक्ट, सीक्रेट ऐसा गायब हुआ हो, या देश को कोई किसी तरह से क्षति पहुंचने की बात हो, या राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा हुआ हो, ऐसी तहरीर, ऐसे कंटेंट्स उसमें डालने बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन मैंने सारी एफआईआर्स को पढ़ा है, किसी भी तरह की कोई तहरीर, कोई कंटेंट्स या कोई सबूत नहीं है उनमें। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से यूएपीए इन तहरीर पर मेड आउट होती है। मुझे लगता है कि अदालत में ये मान्य नहीं होगा और इस केस का नेचर नहीं बदलेगा। जब ये यूएपीए लगकर यहाँ आएगी और चार्ज पर मैटर आएगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। सर जहाँ तक बात करें तो यहाँ के हालात और शांत इलाका, इसके बारे में किस तरह का अब यहाँ पे चल रहा है? देखिए, मेवात एक हमेशा से भाईचारा और शांति प्रिय इलाका है, अमन पसंद है। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वो एक कुछ शरारती तत्व आए थे बाहर से भी, और कुछ यहाँ के शरारती तत्वों ने भाईचारे को बिगाड़ने के लिए और जो नफरती राजनीति करते हैं, उन नफरती राजनीति के लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन जब समझदार लोग, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध लोग सामने आए हैं, पुलिस प्रशासन, सरकार ने इंटरफियर किया है, तो मैं समझता हूं कि उस दिन से इलाके में कोई बदअमनी नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक खुराफाती आइडिया के तहत इस इलाके को, निर्दोष लोगों के ऊपर यूएपीए की धारा जोड़ने की जो ये कोशिश हुई है, मैं समझता हूं कि ये बदअमनी, खौफ और दहशत फैलाने का एक नजरिया है और एक साजिश है। क्योंकि चुनाव है, चुनाव में अभी लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव है, और इन चुनावों के चलते जो नफरती लोग हैं, समाज को बांटने के लिए, दहशत बनाने के लिए, या किसी की आवाज बंद करने के लिए ये संगीन धाराएं इन मुकदमों में जोड़ी गई हैं, ऐसा मेरा मानना है।